तत्व और यौगिक बतला दिए हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होगा तत्व एवं यौगिक में, नहीं होगा। अगला टॉपिक है मिश्रण। लिखो तो परिभाषा। तुम लोग को बतलाए थे पदार्थ के दो भेद होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक जो बतला दिए हैं, और अशुद्ध पदार्थ कहते हैं मिश्रण को, समझा। तो मिश्रण की परिभाषा होती है उस अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ का ही न भेद है, तो उस अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को, यानी दो या दो से अधिक तत्व लो या दो से अधिक यौगिक लो और किसी भी अनुपात में मिला दो, तब जो नया पदार्थ बनेगा, नया अशुद्ध पदार्थ, उसे मिश्रण कहेंगे। जैसे यौगिक में दो ठो तत्व तो संयोग करता है, लेकिन भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में करता है। बोले थे ना 1 ग्राम हाइड्रोजन लो तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लो, तब 9 ग्राम पानी बनेगा। मिश्रण में जब दो या दो से, जैसे उस अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं जो दो या दो से अधिक, या तो कम से कम 2 रहे या 2 से अधिक रहे, कौन चीज, या तो तत्व या यौगिक, किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या चीज, मिश्रण। जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को हम किसी भी अनुपात में मिला दे, तब जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। जिस मिश्रण में से उसके अवयवी तत्वों को आसानी से निकाला जा सकता है सरल यांत्रिक विधि से। अवयवी तत्व समझा, जिससे वो बना होता है। जैसे उदाहरण, जल तो यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नमक, मिश्रण का अर्थ हुआ, अब जल में तुम लोग को बोले थे H2O में 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन, इसका अनुपात हो गया 1:8। यानी हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन 1 भाग लेंगे तो ऑक्सीजन 8 भाग लेंगे। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन 8 ग्राम ही लेना होगा। इसका अर्थ हुआ हाइड्रोजन अगर 1 दूना 2 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन 8 दूना 16 ग्राम लेंगे, तब दोनों संयोग करेगा तो 18 ग्राम पानी बनेगा। इसका अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। इसका अर्थ हुआ एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो इससे जल बनेगा H2O। अनुपात निश्चित है। इसका अर्थ हुआ 1/10 ग्राम अगर तू हाइड्रोजन लोगे तो 8/80 ग्राम लेना होगा ऑक्सीजन, समझा। अगर ये 1 है, 1 का 100 गुना 100 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 8 का 100 गुना 800 ग्राम लेना होगा ऑक्सीजन, तब 8×1 900 ग्राम जल बनेगा। तो ये हो गया एक निश्चित अनुपात में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तब जो रासायनिक संयोग कराते हैं तब जल बनता है। तो यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, समझा। लेकिन मिश्रण में क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में ले लो, मिला दो, तब वह मिश्रण बन जाएगा। इसको साधारण उदाहरण से समझो। अगर मान लो 100 ग्राम चीनी ले लो, 50 ग्राम नमक ले लो, तो ये दोनों, नमक भी यौगिक है, इसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम और क्लोरीन से बनता है। चीनी बनता है, कहो 12, 22, 11, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अगर हम दोनों को मिला दिए तो 100 ग्राम और 50 ग्राम कितना हो गया, 150 ग्राम। ये 150 ग्राम में क्या क्या मिला हुआ है, चीनी और नमक। तो 2 ठो यौगिक को मिल गया है। अनुपात निश्चित है नहीं है,
इसको कहेंगे ये मिश्रण हो गया किसका, चीनी और नमक का। अगर इच्छा हो तो 100 ग्राम तू चीनी लिया है तो 100 ग्राम चीनी लो और इसमें 100 ग्राम नमक मिला दो, इसके बाद शरबत बना लो। तो 100 ग्राम में 100 ग्राम नमक 100 ग्राम चीनी को मिला दिए तो ये नमक और चीनी का मिश्रण हुआ। जितना मन हो दोनों मिला दो, कोई अनुपात नहीं, समझ रहे बात को। और यौगिक में तत्व का अनुपात निश्चित होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच 1:8 ही होगा, सब यौगिक में यही होता है। मिश्रण में ये फिक्स नहीं है, कोई तत्व जैसे उदाहरण के द्वारा समझते जाओ। अब उदाहरण अगर मान लो लेते हैं तो वायु, हवा एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? इसमें देखो जैसे वायु एक मिश्रण है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन ये है 21%, समझ गया। नाइट्रोजन ये है 78%, समझा। इसके बाद तुमको कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आ जाओ जलवाष्प, वुल्कन, ये सब मिला करके बचा हुआ शेष जितना प्रतिशत हो। अब देखो 21 78 कितना हुआ? 99% को मात्र हो गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब हुआ प्रतिशत का मतलब 100। अगर मान लो हम 100 ग्राम वायु ले, 100 ग्राम वायु लेंगे तो इसमें क्या क्या रहेगा? 21% इसमें है तुमको ऑक्सीजन। प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम में 21% यानी 21 ग्राम हो गया ऑक्सीजन, समझा। इसके बाद 78 ग्राम हो गया नाइट्रोजन। यही दोनों 21 78 99 हुआ, बच गया कितना ग्राम? 1 ग्राम मात्र बच गया। इस 1 ग्राम में ये तीनों रहता है, समझ गया। तो वायु एक मिश्रण है, इसी में मान लो किसी कारण बस ऑक्सीजन घट करके 20% आ जाए, नाइट्रोजन घट करके 74% आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन वायुमंडल में बढ़ रही है, तो अनुपात में ये अंतर आता रहता है। वायु में संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर कहीं न कहीं वायु के अनुपात में, वायु में उपस्थित गैसों के अनुपात में थोड़ा बहुत अंतर आता है। लेकिन पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं नहीं अंतर आएगा। चाहे तू समुद्र का पानी लो, चाहे कुएं का पानी लो, या नदी का पानी लो, या बर्फ को पानी बना लो, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 ग्राम रहेगा, तो ऑक्सीजन 8 ग्राम रहेगा। 9 ग्राम पानी तू समुद्र का निकालो, 9 ग्राम पानी कुएं का निकालो, 9 ग्राम पानी नदी का निकालो, 9 ग्राम पानी वर्षा वाला जमा करो और 9 ग्राम पानी बर्फ को पिघला करके लो और 9 ग्राम पानी चापाकल का लो। कई जगह का पानी हो गया। तो प्रत्येक 9 ग्राम पानी जो अलग अलग जगह से लिए हैं, इसको रासायनिक विधि से अलग करोगे तो 1 ग्राम निकलेगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात निकालेंगे तो कलकत्ता भारत का बहुत बड़ा पोल्यूटेड टाउन है, प्रदूषित शहर। वहाँ लाखों गाड़ियाँ चलती हैं, तो लाखों गाड़ियाँ जो धुएं छोड़ेगी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो मान लो हम लोगों के बिहार में अभी हम लोग जहाँ हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन कलकत्ता की बात करेंगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ जाएगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम हवा लेंगे तो वहाँ पर 21 ग्राम होना चाहिए, ऑक्सीजन 78 ग्राम होना चाहिए, नाइट्रोजन कलकत्ता से जो 1 किलो हवा लेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 किलो हवा ले तो सब कुछ का अनुपात 1 होना चाहिए। तो कलकत्ता में इतनी गाड़ी चलती है, भारत का सबसे बड़ा महानगर है, 3 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है। अब 3 करोड़ के लगभग आबादी है, जो इसमें से कलकत्ता गए हो, एक मिनट में सड़क पर खरार हो गए, 1 मिनट तो 1 मिनट में 500 गाड़ी चली जाएगी। तो 500 गाड़ी ये कार्बन डाइऑक्साइड धुआं छोड़ते हुए जा रही है।
यहाँ पर खड़ा रहो ना 1 मिनट, 1 मिनट में 1 ठो गाड़ी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, कलकत्ता में अधिक है। इसका अर्थ हुआ कलकत्ता में ऑक्सीजन 1 किलो लाएंगे कलकत्ता से हवा, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में 21 ग्राम ऑक्सीजन रहना चाहिए और 78 ग्राम क्या रहना चाहिए, नाइट्रोजन। तो 78, 21, 99 ग्राम, 1 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प घुल कर रहना चाहिए। तो कलकत्ता से लाई गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इससे बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये ज़्यादा रहेगा 100 ग्राम में, इसका मतलब किसी न किसी में कमी होगी तब न ये ज़्यादा रहेगा जी। फिक्स है 2100 ग्राम हवा है। जैसे 100 ग्राम हवा हम कलकत्ता से लाए जो कि काफ़ी प्रदूषित शहर है, और 100 ग्राम हवा मान लो एक ऐसे जगह का है जहाँ गाड़ी घोड़ा बहुत कम चलता है। इसमें जो कलकत्ता से लाए हैं तो उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाओगे, मतलब जितना ग्राम है इस हवा में, जो कलकत्ता की हवा नहीं है उससे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है। और कलकत्ता से लाई गई हवा में 100 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मात्रा घट जाएगा। इसमें तुमको एडजस्ट रहेगा। जो ये कलकत्ता की हवा नहीं, मान लो किसी गांव की हवा है जहाँ पर उतना प्रदूषण नहीं होता है, इसमें पाओगे 21 ग्राम है ऑक्सीजन, 78 ग्राम है नाइट्रोजन, यही दोनों 99 हो गया। तो 1 ग्राम में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प धूलकण, और कलकत्ता वाली हवा में 1 ग्राम से अधिक तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। 1 ग्राम का मतलब हुआ यही दोनों हो गया तुमको 99 ग्राम। तो ये दोनों 99 ग्राम नहीं रहेगा, तब न ये 1 ग्राम से अधिक रहेगा। फिर जलवाष्प हुआ, फिर धूलकण हुआ, यही मिलाकर के मान लो 5 ग्राम हो गया। तीनों कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और धूलकण, जलवाष्प तो उतना ही रहेगा, धूलकण थोड़ा बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा। मिलाकर के ये तीनों जो 1 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन 99 ग्राम है, बचा हुआ ये तीनों 1 ग्राम होगा न 100 ग्राम में। कलकत्ता से लाएंगे तो यही होगा 5 ग्राम, तो 100 में से 5 ग्राम घटाओ 95 ग्राम। 95 ग्राम में ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहेगा। हो सकता है ये 20 ग्राम आ जाए, और ये 75 ग्राम आवे तब न 75, 20, 95, यानी नाइट्रोजन 78% नहीं रहेगा। इसका मतलब तो अनुपात बिगड़ गया। तो मिश्रण में जो मिला होता है, जो तत्व या यौगिक, उसका कोई अनुपात नहीं होता है कौन कितना मिला रहेगा, लेकिन यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के अनुपात निश्चित होते हैं। ये कल बतलाए थे, पिछले पाठ में बतलाए थे। तो वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है और न ही तत्व है। क्यों है मिश्रण? क्योंकि इसमें अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित मतलब जिसका कोई ठीक नहीं है, अनिश्चित अनुपात में विभिन्न तरह के गैस मिले होते हैं, और यह अनुपात में अंतर आता है प्रदूषण के कारण। समझ गया? तो वायु एक मिश्रण है जिसमें इसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये तुम लोग को लिखना होगा, समझा? पहले इसको लिख लो तो घेरो नहीं। वायु एक मिश्रण है। ऑक्सीजन का परसेंटेज लिख लो, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रतिशत, और ये दोनों लिख लो। घेर घाट नहीं करो, लिखो तो इतना। पहला उदाहरण में वायु लिखा ना, कोयला, ये बारूद जो है, बारूद युद्ध सामग्री है, और पटाखा में बारूद भरा होता है ना। कोयला तो सब जानते हो, गंधक भी सबने देखा होगा, और सोरा रासायनिक यौगिक है, उसका सूत्र बतलाएंगे, अभी नहीं समझ पाओगे। तो कोई रासायनिक यौगिक है ये। इन तीनों का मिश्रण है बारूद। इसको याद रखना, ये सब पूछता है। बारूद जब पटाखा हम लोग फोड़ते हैं तो उसका गंध दूर तक फैलता है, कोसों तक फैल जाता है। कहते हैं 1 कोस 2 मील बराबर 1 कोस। गांव घर में बोला जाता है 2 मील बराबर 1 कोस, तो 4 मील बराबर 2 कोस। इसका गंध कोसों तक फैलता है।
इसका संकेत हो गया याद रखने के लिए। संकेत अपने याद रखने के लिए, परीक्षा में ये नहीं लिख देना। बारूद का गंध एक कोस बराबर हम लोग कहते हैं 2 मील, समझा। तो कोस का बहुवचन कोसों, बारूद का गंध कोसों जाता है। तो गंध से हो गया, देखो गंधक, समझा। को से हो गया को से फिर क्या हुआ, कोयला हुआ। सो से सोरा, समझा। बारूद का गंध कोसों जाता है ना जी। जहाँ पटाखा छोड़ोगे पूर्वा हवा बह रही है, पश्चिम की ओर का कोसों फैलेगा। बारूद का गंध कोसों जाता है, गंध से, यानी बारूद किससे बना है, गंध मतलब गंधक, समझा। को से हो गया कोयला, और सो से हो गया सोरा। गंध कोसों जाता है। तो बारूद किसका मिश्रण है, गंधक, कोयला और सोरा का, याद रहेगा। तीसरा आ जाओ, इस्पात का नाम सुना है। इस्पात का अंग्रेजी होता है स्टील, समझा। स्टील का बर्तन घर घर उपयोग करते हो। अगर कहा जाए इस्पात के गिलास में पानी लाओ तो सब कहेगा पागल हो गया, क्योंकि स्टील इसका इंग्लिश होता है। कहेंगे स्टील के गिलास में पानी लाओ तो तुरंत लाएगा। स्टील का हिंदी इस्पात। तो इस्पात यानी स्टील, किस ये स्टील एक मिश्रण है। हिंदी में इस्पात हो गया। देखो किसका मिश्रण है। तो कोड मतलब अपने याद रखने के लिए ये कोड हम लिख रहे हैं, समझा जी। तो लिखो तब बदलाते हैं। किसका मिश्रण है याद रह जाएगा ना। तो याद रखना, बारूद का गंध कोसों जाता, गंध से गंधक, को से कोयला, सो से सोरा, ठीक है। अब स्टील जिसका उपयोग घर घर में है, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कम से कम एक स्टील का बर्तन नहीं होगा। तो जब सब आदमी स्टील का बर्तन लेता है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने ये सोचा है जो स्टील वास्तव में बना है किससे, नहीं सोचा है तो जान लो। ये हम नीचे में कोड लिख दिए हैं, क्रोनी नाम है, समझ गया। अब किसका नाम है छोड़ो, लेकिन तुम लोगों के जन्म से पहले न्यूजीलैंड का ये विकेट कीपर हुआ करता था, टाइटिल था क्रोनी। तो क्रोनी नाम है। क्रोनी ने स्टील के बर्तन में मैंगो भी लोका, जैसे क्रिकेट में कैच लोकता है न जी, पकड़ता है यानी लोक लेता है। तो मान लो कोई आम के वृक्ष पर चढ़ा हुआ है, आम तोड़कर फेंकता है, इसको हाथे से पकड़ लो यानी लोक लो। क्रोनी नाम का व्यक्ति स्टील का बर्तन लिए हुआ है, कोई आम तोड़ रहा है, तोड़ करके गिरा रहा है, तो स्टील के बर्तन में ही लोक रहा है, गिराता है लोक लेता है। तो क्रोनी ने स्टील के बर्तन में मैंगो मतलब आम, मैंगो भी लोका। ये लाइन याद रखना, अपने पता चल जाएगा जो ये स्टील या इस्पात किस से बना है। तो अब देखो क्रोनी का मतलब क्या हो गया। क्रोनी, क्रो से हो गया क्रोमियम, ये एक तत्व है। पढ़ोगे तत्व के बारे में, इसका संकेत क्या होता है चौकीदार, सब भुला गया, सीयू को पता होता है, शायद रख पाएंगे। क्रो से हो गया क्रोमियम, एक तत्व है। नी से हो गया निकेल, तो ये क्रोनी हो गया। और सीधे चले आओ, ये अपने मन से जोड़ा हुआ है। स्टील के बारे में पढ़ रहे हो तो क्रोनी। अब आ जाओ मैंगो, तो इसमें मैंगो में मैंग निकाल लो, मैंग यानी MN, ये मैंग से बना है मैंगो। तो मैंग से मैंगनीज, एक तत्व है ये भी, इसका संकेत MN होता है, संकेत रटवाएंगे। तो मैंगो से मैंगनीज, भी ऐसे लिखोगे ना, पढ़ोगे भी से हो गया, ये भी एक तत्व है वैनेडियम। लोहा, लो से हो गया लोहा, का है अंत में, का से हो गया कार्बन। अब देखो कितने तत्व से बना है, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, वैनेडियम, लोहा और कार्बन।
इतना का ये मिक्सचर है, मिश्रण है। कौन चीज? स्टील। एंड स्टील में इतना चीज मिलाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 इन 6 तत्वों के मिलाने से बनता है स्टील, जिसे हम हिंदी में इस्पात कहते हैं, है ना। कहते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेन मतलब धब्बा, लेस धब्बा भी स्टील। कितना चमकता रहता है, चमकता है ना। स्टील किससे बना है अब याद रह जाएगा। कोई संकेत याद रखना। क्रोनी ने स्टील के बर्तन में मैंगो घी रोका। इस पर अपना सोच लेना। क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, मैंगो से घी से वैनेडियम, लोहा का कार्बन। ये कोड अपने लिए है, चलो इसको लिख लिया। तो इसके बाद ये लिखो इसके नीचे, मिश्रण। समझ गया। किसी भी दो शुद्ध पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात नहीं, जितना जो लेना हो अपना मिला दो, कोई अनुपात नहीं। तो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को एक अनिश्चित अनुपात या निश्चित अनुपात में नहीं, अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसे मिश्रण कहेंगे। जैसे हवा का उदाहरण दिए, अभी स्टील का ही उदाहरण दिए हैं, उसमें अनुपात में थोड़ा बहुत अंतर भी करोगे तो बनेगा स्टील। समझ गया। तो अब जैसे तुम लोग को बारूद के बारे में बतलाए ना, तो मान लो बारूद है, बारूद कोसो गंध यानी कोयला, अजोर गंधक, अजोर सोरा। मान लो 50 ग्राम कोयला ले लो, ये 100 ग्राम ले लो, सोरा ले लो मान लो 200 ग्राम। तीनों को मिला दो तो बनेगा बारूदे। या इसी को तू 60 ग्राम कर दो, थोड़ा हेर फेर कर सकते हो, तो अंत में बनेगा बारूदे। कोई इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है। लेकिन कोयला एक शुद्ध पदार्थ, गंधक भी शुद्ध पदार्थ है। गंधक तो सब देखा है, तो नहीं देखा मेरे यहाँ जाकर के देख लो। गंधक का अंग्रेजी सल्फर। सल्फर हम रखे हुए हैं, तेरे पास भी है। सल्फर मार्केट में मिलता है, निजी खेत में खेती में उपयोग करता है। तो सल्फर का हिंदी हो गया गंधक। और ये नहीं तो लोग देखा है, कोयला देखा ही है। तो ये तीनों शुद्ध पदार्थ है। अब जैसे एक उदाहरण और लो, पित्तल तो सबने देखा है, नाम भी सुना है। पित्तल का बर्तन चलता था न पहले जी। पीतल देखा है कभी? तो ये पीतल है क्या वास्तव में? तो ये भी तुमको मिश्रण ही है। किसका किसका मिश्रण है पीतल? तो याद रह जाएगा, टेक्निक बतला देते हैं। पीतल ये है तुमको जस्ता और कॉपर। कॉपर मतलब तांबा होता है, समझा ना, अंग्रेजी शब्द है कॉपर। जस्ता और तांबा का मिश्रण है ये पीतल। तो ये संकेत रटवाएंगे, समझा ना। जस्ता का होता है Zn, कॉपर का होता है Cu। Zn इसको देखो याद रखने के लिए, Zn और Cu। Zn हो गया जस्ता का संकेत। इसके बाद मतलब 1-2 क्लास के बाद हम रटवाएंगे संकेत। और Cu कॉपर का हुआ, दोनों को मिलाकर पढ़ोगे Zn, Z से ज, N से न, और Cu से कु, जनकु। समझा? तो जनकु में धातु का कुछ देर के लिए भुला जाओ तो ये हो गया जनक। जनक कौन था सबको मालूम होगा, भगवान राम का ससुर था। तो ससुर महाराज तो मान लो अपने दामाद को दहेज में कुछ दिया होगा, है ना। तो पीतल का बर्तन दिया भगवान राम को। देखो याद रखने के लिए दिमाग में मन रखना, जनक यानी जनक ने दहेज में पीतल का बर्तन दिया, समझा।
जनक ने राम को, इसमें फोकस है तुमको कि कोड हो गया, समझाना रखने के लिए। कोड अपने लिए होता है जो किसी तरह याद रहे। देखो जनकू से जनक, जनक ने, ये जनकू महाराज है। जनक ने राम को पीतल का बर्तन दिया। तो जनक का पीतल में संबंध है, क्या संबंध है? जनकू, जनक गाँव घर में बिगड़ा हुआ नाम नहीं कहता है, कहता है जी बिगड़ा, असली नाम तो कोई कहता नहीं है। तो आकार ईकार ये सब जोड़ता रहता है। अब किसी का मान लो नाम है मोहन तो कहेगा मोहना, कहेगा अब तुम्हारे गांव में कृष्ण कुमार है तो इसको कृष्णा, तो जनक को जनकू। तो जनक या जनकू ने राम को पीतल का बर्तन दिया। तो जनक में पीतल में, इसका जनकू का ये लिख लोगे, जनकू जस्ता और कॉपर से पीतल बना है, यानी पीतल मिश्रण है। तो इसमें जस्ता भी शुद्ध पदार्थ है, तत्व है, और कॉपर भी शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर जो हम अवयव का परिभाषा लिखे हैं, मिश्रण के शुद्ध पदार्थ मिश्रण के अवयव कहलाते हैं। मान लो पित्तल है तुमको मिश्रण, तो इसका शुद्ध किस दो शुद्ध पदार्थ या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ से बना है? तो जस्ता और कॉपर से, जस्ता भी शुद्ध पदार्थ। जब ये दो शुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे तो अशुद्ध नहीं हो जाएगा। पानी में थोड़ा नमक दे दो, अब पी लो तो ये कहोगे अशुद्ध पानी किसने दे दिया। पानी में थोड़ा रंग डाल दो तो कहोगे पानी अशुद्ध हो, ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो जब दो शुद्ध पदार्थ को हम मिलाएंगे तब तो दोनों शुद्ध पदार्थ मिल करके अशुद्ध पदार्थ बना देगा ना। तो जस्ता भी शुद्ध पदार्थ है, कॉपर भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन दोनों को मिला करके पीतल बना लिए तो पीतल हो गया। अब अशुद्ध पदार्थ, दो शुद्ध पदार्थों को मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो पीतल अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण ही अशुद्ध पदार्थ है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण समझ गया ना तू लोग? ये चार्ट हो जो लिखा है मिश्रण में, वायु, सोरा, स्टील और पीतल को याद रखना, और अगले पार्ट में